एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, जैसे कि हम लोग अपने अध्ययन प्रणाली को लेसन 2 जो था आपके 10th क्लास का लेकर चल रहे थे, और आपके सहयोग में जो आपने बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए जो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें मेरा भी आपके प्रति सपोर्ट है, आपके साथ है हम भी। और मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यही शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। और एक बार फिर से मोस्ट वेलकम आपका कर रहे हैं अपने और आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस मटेरियल में। ठीक है, तो हम लोग अब लास्ट ये चैप्टर जो है हमारा लेसन 2 का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हमारा 2 लवण, क्योंकि हम लोग लवणों का उपयोगिता पढ़ रहे थे हमारे दैनिक जीवन में, तो इसमें हमारा 2 लवण शेष रह गया था, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। 2 लवण हमारे कौन कौन से हैं? ब्रिंजल चूड़ और हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इससे संबंधित आपके जो प्रश्न आते हैं जीटी में भी और सीबीटी में भी, तो इसमें गुण उपयोग और इसके जो बनाने की विधियां हैं वही आते हैं। ठीक है, इसको दीर्घ वाले प्रश्न में देखा गया है। 5 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं दीर्घ वाले, उसमें भी इसको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि ब्रिंजल चूड़ जो होते हैं उसके बनाने की विधि, गुण उपयोग को लिखें। या आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आते हैं कि सिर्फ ब्रिंजल चूड़ का क्या उपयोग है, ऐसे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो हम लोग अपने इस जो चर्चा है, यानी कि जो लेसन हमारा है, उसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रिंजल चूड़ और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन तक बने रहिए ताकि हम आपका हैंड राइटिंग नोट्स में आप तक पहुँचा सकें। एक आपका ब्रिंजल चूड़ है, ब्रिंजल चूड़ के बाद हम लोग फिर एक हैंड राइटिंग नोट्स में लेकर आएंगे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा A to Z जो भी इसके गुण होते हैं, उपयोग होते हैं, सब जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पे कि आप इसे ब्रिंजल चूड़ बनाने की विधि, गुण उपयोग, सब चीज़ जो है राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत आपत्ति न हो और समय की बचत भी हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिंजल चूड़ का जो आपका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, क्या होता है आपका? एक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यहाँ सब जीटी क्वेश्चन कहा गया आपका ब्रिंजल चूड़ का रासायनिक नाम क्या है? ब्रिंजल चूड़ को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। देख लीजिए कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं आपका। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्रिंजल चूड़ को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिख भी दिए, हम लोग मेंशन कर दिए, हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और एक और नाम है इसका, अगर रासायनिक नाम देखा जाए, ठीक है, ये रासायनिक नाम नहीं है। ठीक है, रासायनिक नाम का मतलब होता है जो आपके परमाणु में जो दिख रहे हैं उसी के आधार पर उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैल्शियम दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम। क्या नाम हो गया? कैल्शियम। एक ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा होगा, आप क्या बोल रहे थे कि ऑक्सी, ये आपका क्या हो गया? ऑक्सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्सी। और 2 Cl दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम Cl2 ही बोल सकते हैं, यानी CaOCl2। 2 Cl दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे? क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लोराइड। तो रासायनिक नाम आपका ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जो आपको सूत्र में दिख रहे हैं वही आपके इसके रासायनिक नाम हो जाएंगे। क्या क्या दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं कैल्शियम, एक ऑक्सी और 2 क्लोराइड दिख रहे हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र भी हो जाएगा CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2। उसकी इस अवस्था इस टाइप के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे भी लिखेंगे CaOCl2 तो कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं होगी, मतलब सही तरीका है, दोनों सही तरीका लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली बन सकते हैं। ब्रिंजल चूड़ का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। फिर आपको ब्रिंजल चूड़ का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम कहेगा तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर गलत हो सकता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम नहीं है, औद्योगिक नाम है ना। प्रयोग जो भी औद्योगिक जो व्यवसाय होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से होता है। ब्लीचिंग पाउडर खरीदने जाएगा ना मार्केट में, अगर आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दीजिए तो वहाँ पे आपका नहीं चलने वाला, वहाँ पे आपको चलेगा कब? जब आप बोलोगे ब्लीचिंग पाउडर हमें चाहिए, दीजिए तब। ठीक है, ये व्यापारिक नाम हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्रिंजल चूड़ हो। रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका? रासायनिक नाम हो जाएगा। आखिर बनाया कैसे जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाती है? आपका जो चूना होता है ना, सूक्ष्म चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बनाने की विधि लिखा हुआ है कि शुष्क का मतलब होता है सूखा। सूखा चूना जो होता है ना, पत्थर घर में आते हैं चूने वाले पत्थर, फिर इसको हम लोग पानी में डाल के और जो ये पूरा उबलने लगता है, देखिएगा पानी में, और फिर इसका गीला टाइप का चूना का पानी बन जाता है। फिर उसके हम लोग पहले जमाने में जो दीवारें पोतने के काम आते थे उसी को बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो सूक्ष्म होना चाहिए, यानी कि सूखा हुआ ठोस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पाउडर बनाना है ना, पाउडर करना है, उसको पाउडर बनाना है, तभी उसको पीसेंगे तो पाउडर की तरफ बनेगा। हमें क्या बनाना है? पाउडर बनाना है। ठीक है, तो शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है आपका? बुझे हुए चूने का CaOH का होल 12।
इसका क्या बोल सकते हैं, देखिए Ca लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैल्शियम। और OH क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये आपका सूत्र है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH का होल ट्वाइस और इसका हिंदी यानी कि रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कितना ताप पे आपका लिखा हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तप्त कर, मतलब कि इस चूने को हमें 40 डिग्री तप्त करना है। तप्त का मतलब होता है आपका गर्म करना है। तप्त का मतलब क्या होता है, आपको गर्म करना। मतलब इस चूने को सबसे पहले तो आपको 40 डिग्री का टेम्परेचर देके, तापमान देके लगातार आपको उतना 40 डिग्री के ताप तक क्या करना है, आपको उसको गर्म कर लेना है। जब चूना गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देना, यानी कि उसमें डाल देना है। ठीक है, चूना लेना है, सूखा हुआ चूना जो होता है पत्थर टाइप का चूना लेना है, उस चूने को पहले गर्म कर देना है। उसका तापमान कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 40 डिग्री सेल्सियस तब कर लेंगे। तब करने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, हमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है। 2 स्टेप है, पहले आप चूने को गर्म करेंगे, उसके ऊपर क्या डालेंगे, क्लोरीन गैस डालेंगे। गैस मतलब गैस, तो गैस को उसके ऊपर से डाल देंगे। तो सारे चूने चूंकि गर्म थी, क्लोरीन के मारे उसमें क्या हो जाएगी, उसके अंदर सारे क्लोरीन समाहित हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे ना, करने पर, देखिए यहाँ से मिट गया ना, करने पर ऐसा जब हम करेंगे, यानी कि गर्म चूने पे क्लोरीन जब डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा व्यंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा, व्यंजक चूर्ण हो गया। तो जब पाउडर बना हो गया तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, है ना। हालांकि चूने में क्या डाल दिए, क्लोरीन डाल दिए, तो कहीं नहीं उसका जो स्मेल होगा, गंध होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, मतलब विरंजक चूने का, कैसा होगा, क्लोरीन की तरह होगा। तो हम लोग गुण में भी देखेंगे कि क्लोरीन तरह से गंध निकलती है। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया, चूना को गर्म किया और क्लोरीन गैस उसमें डाल दिया। ठीक है, और जब गर्म चूना था तो कहने की गैस को अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। ठीक है, अवशोषित कर लेगी, खींच लेगी। अब सूखा हुआ चीज है, डालेंगे ऑक्सीजन तो उतने अंदर नहीं जा पाएंगे, क्लोरीन डालेंगे तो। लेकिन अगर वो गर्म है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो है क्या है, मतलब पूरे गर्म में है, और इसी क्लोरीन डालेंगे तो क्या करेगी, सोखने की कोशिश करेगी, उसके उसमें अंदर सोख लेगी, सारे क्लोरीन को लोग सोख लेगा। उसके बाद देखिए, यह तो बुझा चुना है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। क्या डाल दिया इसमें, क्लोरीन डाल दिया। क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया। तो क्लोरीन डालने के बाद आपका क्या होगा, जब क्लोरीन डालने तो क्या होगा, Ca दिख रहा है आपका, Ca यहाँ पे OH का होल ट्वाइस का मतलब है O भी 2 है और H भी कितना है, 2 है। O भी 2 और H भी 2। ठीक है, Ca और यहाँ से Cl2 दिख रहा होगा, CaO 2 में से आपका एक O कहाँ यहाँ लग गया, CaO Cl2, Ca यहाँ से O Cl2, CaO Cl2 आपका हो गया व्यंजक चूर्ण। क्या बच गया, OH का होल ट्वाइस में आपके O कितने थे, 2 थे, और H कितने थे, 2 थे। लेकिन इसमें से CaO एक O आपने यहाँ लगा दिया, यानी कि एक O आपका बच गया। और H2 होल ट्वाइस मतलब H2, यानी कि H2 आपका मुक्त हो जाएगा, जल के रूप में आपका ये मुक्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है, हमें समझ आ गया क्या करना है। तो गर्म चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है। जब प्रवाहित करेंगे तो उसमें से कुछ जल के कण भी, यानी जल भी अवशोषित होगा, उष्मा भी निकलेगी जल के रूप में। देखिए हमारा क्या बन जाएगा, आपका व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। कहाँ से है, कैल्शियम, यहाँ से ऑक्सीजन, कैल्शियम हो गया CO, और ये जो क्लोरीन गैस डाले थे पूरी की पूरी पार्टिकल्स में समा जाएगी, तो Cl2 जुड़ जाएगी। CaO Cl2 आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण। और यहाँ से H2 और यहाँ पे 2 OH का होल ट्वाइस का मतलब O भी 2 है, H भी 2 है। H2 और आपका एक O, क्योंकि एक O यहाँ था, एक O यहाँ था, मिलकर हो जाएगी H2। ऐसे आपको देखना होता है कि अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं। ठीक है, ये आपका बन गया व्यंजक चूर्ण। आपका बन जाने के बाद आप क्या देख रहे हो, गुण देख रहे हो कि आखिर इस व्यंजक चूर्ण में क्या खासियत है, कैसा गुण रखता है, उपयोग तो देखेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं, ये विरंजक चूर्ण। इसका विरंजक ही क्यों नाम है, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक क्यों कहते हैं, भी बताएंगे आपको। विरंजक, विरंजक का मतलब होता है, रंजक का मतलब होता है कलर, विरंजक मतलब होता है बिना कलर का कर देना। देखिए रंजक का मतलब होता है रंगीन, है ना, रंगीन मतलब रंग चढ़ाना, रंग डालना। जैसे कोई व्हाइट कपड़ा है उस पर लाल रंग डाल दिए, वो रंजक हो गया। लेकिन जरा सोचिए, लाल कपड़े को उसका रंग उतार के व्हाइट कर देना, ये आपका विरंजक हो गया। जी हाँ, जो हमारा कैल्शियम होता है उसका मुख्य, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, विरंजक जो, उसका मुख्य काम ये होता है कपड़े को, कागज को विरंजित कर देना। विरंजित का मतलब होता है मतलब कलर को हटा देना। अगर कोई कपड़े लाल रंग का है, रिसाइकल में भेजेंगे, कपड़े लाल रंग का है, तो सबसे पहले वो लाल रंग कपड़े को हमको नीला करना है। लाल रंग का कपड़ा है, पुराना कपड़ा है, उसको नए में चेंज करना है, और उसको हम कलर कैसे देना चाहते हैं, नीला देना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसका अंदर जो लाल रंग में जो छपा हुआ है ना, उसको उतारना पड़ेगा। लाल रंग कैसे निकालेंगे, धुएं से निकलेगा नहीं। तो लाल रंग को हटाने के लिए क्या करेंगे, विरंजक डालने के, मतलब ये विरंजक चूर्ण जैसे ही डालेंगे सारे उसके लाल रंग उड़ जाएंगे और वो कपड़ा मलिन यानी सफेद हो जाएगा।
जब व्हाइट हो गया, कपड़ा सफेद हो गया, आप ब्लू डालिए, नीला डालिए, जो डालिए ऐसा कलर बना लीजिए कपड़े। तो विरंजन करने के लिए ना कागज या कपड़ों को विरंजन करने में आपका इसका भी उपयोग होता है। ओके, चलिए आगे आएंगे हम लोग, पहले गुण देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि ये सफेद चूर्ण है, बिल्कुल भाई सफेद ही होना चाहिए क्योंकि चूने से बना हुआ है तो सफेद ही रहेगा ना। सफेद चूर्ण है, ठीक है, क्या है, सफेद चूर्ण है। चूर्ण का मतलब समझते हैं क्या होता है? चूर्ण का मतलब समझते हैं क्या होता है? चूर्ण का मतलब होता है, मतलब एक चूर्ण मतलब पाउडर टाइप का जो हो, चूर्ण उसका छोटे छोटे जो कण होते हैं पाउडर के रूप में होते हैं, उसको चूर्ण कहते हैं। हालांकि चूना भी एक चूर्ण ही हो सकता होगा, उसको पाउडर बनाया जाए तो चूर्ण के रूप में हो जाएगा, उसको बोलेंगे चूर्ण। जिससे क्या होता है, क्लोरीन की गंध आती है। जिससे क्या होती है, क्लोरीन की गंध आती है। यह एक सफेद चूर्ण है। क्या ब्लीचिंग पाउडर कैसा है, पाउडर की तरह, पाउडर की तरह होता है, चूने की तरह होता है, लेकिन अगर आप स्मेल करोगे, सूंघोगे तो चूना की तरह नहीं आएगा, गंध उसमें कैसा आएगा, क्लोरीन की तरह गंध आएगी क्योंकि उसने चूने में क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, हो गया गुण। फिर कह रहा है कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो वायुमंडल से CO2, जो वायुमंडल में आपका अगर खुला में छोड़ देंगे ना तो वायुमंडल से जो CO2 होती है और उसकी जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता का मतलब होती है नमी, जो भी कुछ नमी होती है उसको खींच लेती है। तो वायुमंडल से CO2 तथा आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देती है। क्या देती है आपकी, क्लोरीन गैस देती है। जो क्लोरीन गैस आप देख रहे हो ना, ये क्लोरीन गैस क्या करता है, इसका यूज कहाँ होता है, कीटाणुनाशक के रूप में। क्या यूज होता है इसका, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्लोरीन से भी फायदा हो गया। तो ये आपका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर है, वो क्या करता है, CO2 को ग्रहण कर लेता है। CO2 से अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका CO क्या है, कैल्शियम, CO3 क्या है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनाता है आपका, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बनाता है। और इस क्लोरीन गैस से क्या करेंगे हम, कीटाणुनाशक के रूप में यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन देख लीजिए, CaO दिख रहा होगा आपको, CaO दिख रहा है, CaO, और आप CO2 जोड़ दीजिए, CaO, और यहाँ पे O2, O और O2 कितने हो जाएंगे, O3, Ca, और यहाँ से C लीजिए, CaC, देखिए CaC हो गया, CaC, O यहाँ पे 2 है और वो यहाँ पे 1 है, कितने हो जाएंगे, O3। या काम कीजिए आप यहाँ से क्लोरीन गैस को निकाल दो, क्या निकाल दो, क्लोरीन दिख रहा है Cl2, तो क्लोरीन गैस को निकाल दो, क्या बचेगा, CaO और CO2 मिलकर हो जाएंगे CO3, है ना। कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, और O 2 और एक यहाँ से वो क्या होगा, CO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये ऐसी अभिक्रिया वो कर लेता है। कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर करता है। ब्लीचिंग पाउडर CO2 से अभिक्रिया करता है और क्लोरीन गैस को फिर मुक्त भी कर देता है। देखिए क्लोरीन गैस से ही आपका ब्लीचिंग चूर्ण बना था ना, लेकिन अगर इसमें CO2 की अभिक्रिया करा दी जाए तो क्लोरीन को त्याग भी देगा। जो क्लोरीन इसके अंदर थे ना, क्लोरीन को निकाल देगा। क्या निकाल देगा, क्लोरीन को। और इस क्लोरीन को उपयोग कहाँ करेंगे, कीटाणुनाशक के रूप में करेंगे। ठीक है, ये और भी कुछ गुण दिखाता है। क्या करता है, ये जल में अपघटित होकर, अगर इसको विरंजित चूर्ण को हम पानी में डाल दें, जल में डाल दें, तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसको ये आपको दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड है। और फिर क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 चीज बनेगा। अगर हम विरंजित चूर्ण को पानी में डाल देते हैं 2 चीज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें कैल्शियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी प्राप्त होगा। 2 चीज प्राप्त होगा। कैसे, देखिए ये आपके है CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण। इसकी अभिक्रिया किससे करा दी, हम जल से करा दी। किससे करा दी, हम जल से करा दिए। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमारा, देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं है, क्या आपका हाइपोक्लोराइड है, क्योंकि यहाँ से निकालोगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, CaO2Cl2। ऐसा सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CO, ये यहाँ पे O2 लगा देंगे तो हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, CaCl2, जो बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। 2 कैल्शियम है, एक कैल्शियम यहाँ, एक कैल्शियम यहाँ हो गया। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ हो गया। और आपके Hb तो है ना, और 2 यहाँ से 2, यानी कि H2 मुक्त भी हो गया साथ में। ठीक है, H2 मुक्त भी हो गया, 2H2 ग्रुप में बाहर हो गया। अरे बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है तो आपको 2H2 भी करना पड़ेगा, 2H2। ठीक है, H2 यहाँ से नहीं, सिर्फ H2 मुक्त हो जाएगा। ओके, तो ये आपके इसके गुण हो गए। अब हम देखते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। किसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग भी बताएं। विरंजक का मतलब ही होता है विरंजित करना, मतलब बिना कलर का कर देना। कागज कपड़ों का विरंजन करने में सबसे मुख्य उपयोग है क्या है, कागज और कपड़ों को विरंजित करने में। ठीक है, जैसे कि रिसाइकलिंग के लिए कागज जो होता है ना, कागज का रिसाइकलिंग करके पुनः एक नया कागज बनाया जाता है, फिर से नया कागज बनाया जाता है। ठीक है, जो आपकी किताब जो होती है ना, गाँव में भी लोग लेने के लिए आते हैं और कबाड़ी वाला बुक लेकर उसको रिसाइकलिंग किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो बुक होते हैं उसके पेज रंगीन भी होते हैं, अच्छे अच्छे फिगर छपे होते हैं, चित्र बनाए गए होते हैं। ठीक है,
तो वो न जाने कितने सारे उसमें कलर होंगे। और जब नए बुक बनाएंगे तो जरूरी नहीं ना वैसा ही कलर का वो बुक बनाएंगे, किताबें बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पुराने रंगीन वाले कागज होंगे, उस कागज में अगर हम ब्रेंजेड फ्लू डाल देंगे तो सारे कागज के जितने भी कलर थे वो हट जाएंगे और सफेद टाइप का हमारा कागज बन जाएगा। और उस सफेद कागज को फिर से मिला के जो कागज नया बनाएंगे सफेद बनेगा, फिर नए नए पेंट कर दीजिए, चढ़ जाएगा सब। यानी कि पुराने वाले रंग छुटाने के लिए, कैसे बोले अपने भाषा में, रंग को छुड़ाने के लिए होता है, नाखून का कलर छुड़ाने के लिए आप लोग जो यूज करते हैं ना, क्या वो थिनर बोलते हैं, हाँ शायद, तो वैसे इसी प्रकार से आपका कलर कागज और कपड़ों के जो कलर होते हैं, पहले के पुराने जो कलर होते हैं, उस कलर को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? ब्रेंजेड टूल का उपयोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं विरंजन करने में। क्या करने में? विरंजन। फिर आपका क्या लिखा होगा? कीटाणुनाशक के रूप में। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्लोरीन में ही बताए थे, क्लोरीन और आपका ब्रेंजेड टूल का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। कीटाणुनाशक का मतलब होता है पहले जमाने में जो कुआं हुआ करता था ना, कुआं, तो उसमें क्या होता था कि वहीं से पानी पीना होता था। तो बरसात के दिनों में पानी जब गिरेगा कुआं में तो गंदगी होगी कि नहीं होगी? होगी ना, उसमें बैक्टीरिया वायरस सब आ जाएंगे, तो क्या पीने लायक रहेगा? नहीं। तो पहले क्या होता था कि जो मतलब गाँव में, गाँव जो कुआं सरकार की तरफ से, सरकारी माध्यम से, है ना, आंगनबाड़ी के माध्यम से ऐसी कुआं के लिए ना ब्रेंजेड टूल का पाउडर आता था। ठीक है, 2 दिन उसमें डालने के बाद आपको 24 घंटे या 2 दिन के लिए मना कर दिया जाएगा कि पानी नहीं पीना है। अब जब आप ब्रेंजेड टूल पानी में डाल देंगे ना तो पानी को फ्रेश कर देगा, सारे कीटाणु को उसके मार देगा। ठीक है, ये सब डालना चाहिए। यहाँ तक कि नगर पालिका के जो कचरे होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में, हमारे सासाराम चले जाइए, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जहाँ, तो वहाँ पर ढेर लगे होते हैं, पूरे शहर के कचरे गांज के पड़े हुए हैं, आपको मतलब कहना नहीं है कितने मच्छर मक्खी और ये सब पनप रहे होते हैं। तो नगर पालिका के कचरों में भी हम ब्रेंजेड टूल का छिड़काव कर सकते हैं ताकि हमारा जो नगर है वह स्वच्छ रहे। ठीक है, गंदगी ना फैले, इसके लिए हम लोग सरकार की तरफ से आता है छिड़काव करने का, उन्हें कोई जिम्मेदारी है भाई नगर पालिका वाले को कि क्या करना है। ठीक है, ब्रेंजेड टूल का उपयोग कहाँ होता है? कीटाणुनाशक रूप में भी होता है, कीटाणुनाशक नाशता है। और आपको पता ही होगा ब्रेंजेड टूल में नाम ही विरंजन करना, मतलब उसको कलर लेस कर देना, कलर को हटा देना। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है आपको? क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। बिल्कुल सही बात, अभी अभी लिए क्लोरीन बना दिए, बना के नहीं बना, क्लोरीन बन गया ना अलग से। तो क्लोरीन बनाने में, और एक क्लोरोफॉर्म होता है, ये सूत्र होता है CHCl3, उसको बनाने में भी हम लोग ब्रेंजेड टूल का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा ब्रेंजेड टूल के बारे में जो होता है टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे लगा होगा, है ना। इसके प्रश्न जो होते हैं डायरेक्टली 5 नंबर में कुछ दिए देते हैं या तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। अब हमारा आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करो, तब तक हम साफ करके एक अच्छे से नोट्स तैयार करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए यही इंपॉर्टेंट है आपके, इसके लिए गुण की जिक्र तो नहीं किया गया है, और बाकी इसका उपयोग है जो कि 2 मुख्य उपयोग है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, व्हाइट कलर का चूर्ण होता है, जिसको उसे घर में पुट्टी उट्टी चढ़ाने के लिए होता है ना, एकदम मरम्मत करना, नाम ही आपका प्लास्टर करना। तो जो हड्डी हमारा टूटता है ना, बैंडेज होता है, उसमें जो प्लास्टर होता है वही होता है। और जो चीनी मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, मतलब जो तो संगमरमर का है ही, और एक मूर्ति और बनाई जाती है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनाई जाती है। ठीक है, 2 इसके मुख्य उपयोग हो गए। बाकी ये बनाया कैसे जाता है वो भी जिक्र करेंगे, और साथ में इसका रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जैसे जानते ही हैं, लेकिन इसका एक रासायनिक नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, या उस रासायनिक नाम से पूछेगा इसको और क्या कहते हैं। तो देखिए क्या नाम हो जाएगा, आप देख रहे हो किसमें रासायनिक नाम बताया ना, जो परमाणु जो दिखाई पड़ते हैं उसी का आधार पर नाम होता है। क्या दिखाई पड़ा आपको? कैल्शियम। क्या दिखाई पड़ा? सल्फेट। बस इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट नाम है इसका। क्या नाम है? कैल्शियम। और ये SO4 क्या है आपका? सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट नाम है रासायनिक नाम। या इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2। कहीं कहीं आपका H2O को हाफ कर दिया गया होता है, यानी कि 1/2 H2। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ध्यान सुनिएगा, कैल्शियम सल्फेट तो रहेगा ही, हाफ को बोलते हैं हेमी, हेमी हाइड्रेट जोड़ देंगे, हेमी हाइड्रेट, मतलब जो हाइड्रेट है वो हेमी यानी कि हाफ। तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और इसके लिए जोड़ देंगे हम हेमी हाइड्रेट। जोड़ देंगे हेमी हाइड्रेट, ये इसके रासायनिक नाम हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, आपके डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के और क्या नाम है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम बताइए। तो ऑप्शन में हो सकता है ये हो तो ठीक है, वरना आपका हेमी हाइड्रेट ग्रुप में हो तो घबराना नहीं है, उसी का रूप है, बस हाफ H2 होने के कारण, हाफ H2 के कारण
हेमीहाइड्रेट कहा गया है ना। CaSO4 को बोल रहे हैं कैल्शियम सल्फेट, और ये आपका ½ यानी कि हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। अब आते हैं बनाने की विधि, कैसे बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है आपका, CaSO4 × 2H2, देख लीजिए वही है आपका, लेकिन इसकी जो क्या है 2H2, जो आपका 1H2 है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें क्या है आपका 2H2 लगा हुआ है, तो जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए उसका सूत्र से कोई फर्क नहीं है, H2O का बस फर्क है, इसीलिए इसमें जो है आपका इसी से जिप्सम से आपको ये बनाया जाता है, ठीक है। CaSO4 2H2 का बोलते हैं जिप्सम को तीव्रता से गर्म करने, बहुत तेजी से आप गर्म कर दीजिए उसको, ठीक है। और यह क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब समझते हैं, निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है जो जल के अंश होते हैं वो सूख जाना, उड़ जाना। जैसे मान लीजिए पानी है कोई चीज़ में, तो उसको हम सुखाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो जब तक उसका पानी है मतलब उसमें पानी है, लेकिन जब से पूरी तरह से पानी गायब हो जाएगा उसको बोलेंगे हमने उसका निर्जलीकरण कर दिया। निर्जलीकरण का मतलब उसमें पानी निकाल दिया, ठीक है। तो आप देख लो कि जिप्सम में क्या है आपका H2O लगा हुआ है, यानी कि पानी है। अगर हम इसको इतना गर्म करें कि सारे पानी भाप बन के उड़ जाए और हमें क्या मिल जाए, सिर्फ CaSO4 मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने जल को अलग कर दिया, मतलब कि निर्जली कर दिया। निर्जली का मतलब आपका बिना जल का कर दिया, निर्जली का मतलब निर्जली मतलब बिना जल का कर दिया। हमें अपने प्लास्टर और पेरिस यानी जिप्सम को लेकर आपको क्या करना है, जिप्सम को लेना है, उसको इतना तीव्रता से गर्म करना है, इतना तीव्रता से गर्म करना है कि इसके जो H2O आप देख रहे हो, जो जल देख रहे हो, वो जल आपसे गायब हो जाए, अलग हो जाए। CaSO4 देख रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट में जल के अंश है, तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाए, जल आपका अलग निष्कासित हो जाए, तो हम कहेंगे हमने निर्जलीकरण कर दिया। निर्जलीकरण का मतलब होगा बिना जल वाला बना दिया, ठीक है। तो जब निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी कि जब जल हट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट में क्या था, जल था, आपने उसको गर्म कर दिया, जिप्सम को आपने इतना गर्म कर दिया कि सारे के सारे जल हो गए पूर्ण रूप से अलग। जब जल अलग हो जाते हैं उसी क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। सोचिए जब जल आपको अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट ही बचेगा ना, CaSO4 ही बचेगा ना, कैल्शियम सल्फेट। देखिए रिएक्शन में भी है CaSO4 × 2H2, आपका ये क्या है, जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम है, इसको आपने हीट कर दिया, ठीक है ना, त्रिभुज की तरह, या उष्मा की चिन्ह होती है, हीट की चिन्ह होती है। तो CaSO4 × 2H2 आपका जिप्सम है, जिप्सम को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, इतनी तीव्रता से हीट कर दिया, इसके सारे जल बाहर निकल गए, जो 2H2 था क्या हो गया, बाहर निकल गए, लेकिन निर्जलीकरण आपने कर दिया। जो आपको बाहर जब जल बाहर निकल गया तो क्या बच गया आपका, कैल्शियम सल्फेट बच गया। क्या बच गया आपका, कैल्शियम सल्फेट बनता है, ठीक है। ये आपका हो गया, हालांकि अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी आपका इसमें जल होना चाहिए तब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहाँ पे आपने सावधानी से गर्म नहीं किया था, इतनी तीव्रता से गर्म कर दिया था कि सारे के सारे जल आउट हो गए। हमें सारे के सारे जल आउट नहीं करने भाई, जल के कुछ अंश भी छोड़ने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होते हैं, जल के अंश भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, सूखा बन गया था, कैल्शियम सल्फेट, जल सबके सब अलग हो गए थे, जो बोलते हैं निर्जलीकरण। लेकिन नहीं, अब की बार हम क्या करेंगे, जिप्सम को बहुत ही सावधानी से, होगी तापमान कितना देंगे, 120 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे, ज्यादा नहीं देना, यहाँ पे जला दिया गया था, तीव्रता दिया गया था। सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी से हम लोग देखते रहेंगे भाई, जल का अंश पूरी तरह गायब नहीं होनी चाहिए ना, सावधानी पूर्वक गर्म करेंगे, और गर्म करने के फलस्वरूप क्या देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रहा है। देख लीजिए ये आपका जिप्सम है, क्या है आपका, जिप्सम है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। 2H2 का मतलब होगा 2 से गुना भी, यानी कि डबल ये है और ये डबल, यानी कि आपके पास 2 H2 यानी 4 H2 है, जिसमें से क्या हुआ कि CaSO4 का होल ट्वाइस, मतलब कि देखिए यहाँ भी 2 है आपका CaSO4, क्लियर है। अगर तोड़ दिए हम इसको, देखिए 2 CaSO4 का मतलब है आपका यहाँ CaSO4 × 2H2, एक यहाँ है और यहाँ भी CaSO4 × 2H2 यहाँ भी है, ओके, यानी कि 2 से गुना मतलब 2 ऐसे ऐसे है। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, एक जैसा है, तो क्या बोल सकते हैं हम, CaSO4 का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं है ना, होल ट्वाइस मतलब दोनों डबल है, होल ट्वाइस। और आपके देख रहे हो आप 2 यहाँ H2 है, 2 यहाँ H2 है। अगर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या चाहिए, एक ही H2 चाहिए, चलिए एक H2 हम यहाँ जोड़ दिए। जब एक H2 हम यहाँ जोड़ देंगे तो आपके कितने H2 बच जाएंगे, आपके 3 H2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 3 H2, देखिए है ना, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O + 3 H2O, है ना, जल भी निकल गया, लेकिन थोड़ा जल का मात्रा भी रह गया। इसमें क्या था, पूरी तरह ही निकल गया था भाई, इतना हमको जल नहीं निकालना था, हमको आहिस्ता आहिस्ता सावधानी पूर्वक इतना तापमान पे 120 पे गर्म करना है जिप्सम को, ताकि उसमें से जो है कुछ जल बाहर निकल जाए और कुछ इसके साथ रह जाए, ठीक है। ये आपका बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बाकी उससे पता ही है, मूर्ति बनाने में, टूटी टूटी हड्डियों को जोड़ने में, है ना, घर पे पुट्टी करने में साइज की मदद करते हैं।
तो चलिए ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था, हमारा जो है लास्ट टॉपिक ये बच गया था, क्योंकि इससे पहले हम लोग सारे यौगिक निपटा चुके थे। 5वें और 6वें आपका ये बचा था। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, उसको भी लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए अब इतना ही है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर में भी, क्योंकि आपका चैप्टर हो गया फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, मन लगा पढ़िए। इस दौर में हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, सहानुभूति देंगे आपको। पूरा जी जान लगा दीजिए पढ़ाई करने में, ठीक है। कोई कसर नहीं बचनी चाहिए, और आप सिर्फ स्टडी याद करते रहिए, घर पे खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।